दोस्तों, मैं अपनी मूवी के स्टार्ट में आपको इस मूवी का एक प्री मूवी स्क्रिप्ट बताना चाहूंगा, जिससे आपको इस मूवी को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। आइसलैंड के सबसे ठंडे इलाके में, जो कि बर्फ से घिरा हुआ है, तीत के जैसे दिखने वाले पहाड़ों में एक कम्युनिटी रहती है जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। इन लोगों में सिस्टर रीवा है, जो कि एक बेवा है, विडो है और अपने मदर और फादर के साथ रहती है। और कम्युनिटी के बाकी लोग भी खाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। बेसिक खुराक तो इनकी फिश है और फिश पकड़ने के लिए हर रोज समुद्र में जाते हैं। और ना सिर्फ उन मछलियों को खाते हैं, बल्कि उनको दूर दराज इलाकों में बेचने के लिए भी लेके जाते हैं, जिससे इनको पैसे मिलते हैं और ये रहन की चीजें उन पैसों से खरीदते हैं। तो अब हम अपनी मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में सिस्टर रीवा अपनी कम्युनिटी के बारे में बताती है कि वो लोग कई कई दिन भूखे रहते हैं। उनकी खुराक सिर्फ फिश है, लेकिन उन्हें फिश पकड़ने के लिए भी दूसरी ही फिश को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और यहाँ पर बेहद कठिन हालात है। और इस साल तो यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसके बाद हम बाकी कम्युनिटी को देखते हैं। सिस्टर रीवा के फादर इस कम्युनिटी के हेड हैं और सिस्टर रीवा के काफी समझदार होने की वजह से यहाँ पर वो लोग सिस्टर रीवा से अपने फिशिंग के प्लान्स के बारे में पूछने लगते हैं। मानो जैसे कि सिस्टर रीवा ही उन्हें बताती है कि ये साल का कौन सा हिस्सा है और उन्हें कितनी फिश इकट्ठी करनी है, क्या ये फिशिंग सीजन है या नहीं, और उन्हें कब फिश सेल करने के लिए मार्केट में जाना है। इसके बाद ये लोग चारे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए फिशेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगते हैं। लेकिन जब वो बोट लेकर समुद्र में उतरने ही वाले होते हैं, तो यहाँ पर सिस्टर रीवा समुद्र में एक जहाज को देखती है, जो कि देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने वहाँ पर डूब जाता है। इस कम्युनिटी का एक शख्स बोट ले जाकर उन्हें बचाना तो चाहता है, लेकिन बाकी तमाम बोलते हैं कि हमारी बोट बहुत छोटी है और इस जहाज पर काफी क्रू होगा, तो अगर तुम उधर गए तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। ज्यादा लोगों के छोटी बोट पर चढ़ने से ये बोट भी डूब जाएगी, इसलिए हम लोग उन्हें बचा नहीं सकते, उन्हें उनकी डेस्टिनी पर छोड़ देना चाहिए। और लास्ट फैसला रीवा से करवाया जाता है, जिसमें वो कहती है कि बाकी तमाम सच कह रहे हैं, हमें उन्हें उनकी किस्मत पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो गिल्टी फील करती है और बाकी सबसे कहती है कि रिस्पेक्ट में हम आज फिशिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगले दिन रीवा जब साहिल पर चल रही होती है, तो उसे यहाँ पर तैर कर आया हुआ उस जहाज के मलबे से एक बॉक्स मिलता है, जिसमें ताज़ा फिश और ऑयल होता है। इसलिए ये लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा सामान, ताज़ा फिश और ऑयल जो कि उस जहाज पर था, वो अभी भी बॉक्सेस में उसी जगह पर जहाँ पर जहाज डूबा था वहाँ पर तैर रहा होगा। तो इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हमें वहाँ पर अभी इसी वक्त जाना चाहिए और वो सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, इससे पहले कि वो लहरों के साथ दूर चला जाए। इसलिए रात के अंधेरे में ही ये लोग उस सामान को लेने के लिए अपनी बोट पर सवार होकर समुद्र में निकल पड़ते हैं। और वहाँ पर सामान इकट्ठा करते हुए रीवा की नजर अचानक से करीब ही मौजूद ईंट की तरह की पहाड़ी पर पड़ती है, जो कि साइज में बहुत छोटी है। लेकिन जैसे ही वो उस पर दिखती है, उसे वहाँ पर बैठे हुए लोग नजर आते हैं, जो कि जहाज के डूबने के बाद डूबे नहीं थे बल्कि बच गए थे। वो लोग जब इस किश्ती से आती हुई रोशनी को देखते हैं, तो वो इस किश्ती की तरफ लपकते हैं ताकि वो इसके सहारे समुद्र के साहिल तक पहुंच सकें। लेकिन जब वो इनकी तरफ बढ़ते हैं, तो रीवा के फादर ये फैसला करते हैं कि हमारी बोट बहुत छोटी है और ये लोग बहुत ज्यादा हैं, अगर ये बोट पर सवार हुए तो हमारी बोट भी डूब जाएगी। इसलिए वो इन्हें बोट पर सवार होने से रोकने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो अब इन्हें मारने लगते हैं। दूसरे क्रू में से एक मेंबर रीवा की तरफ आता है और रीवा से हेल्प करने का कहता है, लेकिन इनमें से इनकी कम्युनिटी का एक शख्स जिसका नाम डैनियल है, वो उसके मुंह पर कुल्हाड़ी मारता है, जिससे वो उसी वक्त मर जाता है और पानी के अंदर तैरता हुआ नीचे चला जाता है। और ये लोग सामान इकट्ठा करने की बजाय इतने ज्यादा लोगों की मौत का कारण बनते हैं और फिर ये लोग गिल्ट में वहां से वापस आ जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं कि इनके पास अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा और इनकी वजह से कितने ही लोग मारे गए हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रीवा और डैनियल जब समुद्र के साहिल पर चल रहे होते हैं, तो उन्हें वहां पर तैर के आई हुई इन लोगों की लाशें मिलती हैं, जो कि रात के वक्त इनकी वजह से मर गए थे। एक ही रात में पूरी तरह से गली सड़ी लाशें, जिन्हें छोटी मछलियों ने खाया हुआ था, और उन लाशों में से एक के पेट से तो ईल मछलियां भी निकलती हैं। फिर ये लोग जो कि इस वक्त अफसोस में हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, वो उन लाशों को इकट्ठा करके इज्जत के साथ बॉक्सेस में बंद कर देते हैं दफनाने के लिए। इसके बाद ईवा रात के वक्त जब अपने फिश फार्म पे चल रही होती है, तो वहाँ पे उसे अपने पीछे आते हुए किसी की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर दिखती है, तो उसे जहाज के क्रू में से एक बंदा जो कि मर गया था, वो उसे अपने पीछे चलता हुआ महसूस होता है और वो डर के वहाँ से भाग जाती है। उसे शक करता है कि ये वही शख्स है जिसे डैनियल ने कुल्हाड़ी मार के मारा था, इसलिए वो डैनियल के पास आती है और उसे इस बारे में बताती है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करता, बल्कि उसे गन चलाना सिखाता है। वो कहता है कि कोई भी अब तुम्हारे पीछे आए तो तुम उससे शूट कर सकती हो, और वो सोने चली जाती है। और सोते वक्त ख्वाब में उसे वो क्रू दिखाई देता है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा है। उनकी चीखों से ईवा की आंख खुल जाती है और वो अपने रूम से बाहर निकलती है और डैनियल के पास जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि वो भी सोते वक्त डर रहा है, मानो उसे भी जैसे वो क्रू नजर आ रहा है और वो उनकी पुकार का जवाब दे रहा है। अगले दिन सुबह के वक्त ये लोग मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं और रीवा और उसकी मदर पीछे अकेले रह जाते हैं, जहाँ पर रीवा को अपनी मदर के रूम से एक लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर वो उनसे पूछती है कि ये क्या है और आपने क्यों इसे यहाँ पर लगाया हुआ है। उसकी मदर भी सेम बात ही करती है कि जब से वो क्रू मरा है, उसे ख्वाब में और अपने पीछे वो लोग नजर आते हैं जो उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो उसे बताती है कि वो लोग क्योंकि समुद्र में डूब के मर गए थे और उनकी मौत का कारण हम ही थे, इसलिए वो हमें हंट कर रहे हैं, वो इवल स्पिरिट्स बन गए हैं और हमें भी मार
मारना चाहते हैं। उनसे प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये चीज अपने डोर पर लगाई है ताकि वो मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। और उसे जो जो कुछ नजर आता है उसने उसकी तस्वीरें भी बना के रखी होती है जो कि वो ईवा को दिखाती है। इसके बाद ईवा की कम्युनिटी के लोग फिश पकड़ के वापस आ जाते हैं और ये काफी ज्यादा होती है। वो इन्हें एक रूम में लटका देते हैं ताकि ये सूख सकें और फिर खुशी से पार्टी करने लगते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी फिश नहीं होती। एक ही रात में किसी ने इतनी ज्यादा मछलियों को वहाँ से गायब कर दिया। और जैसे ही ये उनके लिए सर्च करते हैं तो इन्हें समुद्र के साहिल पर पड़े हुए उन मछलियों के सिर मिलते हैं, जिससे कि साबित हो जाता है कि उन मछलियों को किसी ने खा लिया है। और इससे ईवा का और बाकी तमाम लोगों का शक यकीन में बदल जाता है कि इविल स्पिरिट्स उन्हें हंट कर रही हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये लोग एक बार कंफर्म करना चाहते हैं, इसलिए कि उनके कॉफिन्स के पास आते हैं जिसमें जहाज के क्रू की लाशें रखी होती हैं। वहाँ पर आने के बाद रीवा उन कॉफिन्स को खोल कर बारी बारी देखना चाहती है कि क्या ये लोग जिन्हें हमने कॉफिन्स में बंद किया वाकई ही मर गए थे या जिंदा है। पहला कॉफिन खोलते हैं लेकिन उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होती। दूसरा कॉफिन वो भी पहले जैसा ही होता है, लेकिन फिर इन्हें एक कॉफिन नजर आता है जो कि पहले से खुला होता है। और जब ये उसे खोलते हैं तो उसमें लाश नहीं होती। इट्स मीन कि वो यहाँ से कहीं पर चला गया है और ये वही होता है जिसको डैनियल ने कल हाड़ी मार के मारा था। अब तो इनका यकीन और भी पुख्ता है कि वही शख्स जिसे डैनियल ने मारा था वो इविल स्पिरिट बन गया है और वो इन लोगों को हंट कर रहा है। लेकिन बाकियों को चेक करने के लिए कि वो भी उठते हैं या नहीं, रीवा उनके पैरों में कील ठोकने का कहती है और एक शख्स उनके पैरों में कील ठोकने लगता है, जिससे इन्हें कंफर्म हो जाता है कि सिवाय एक के बाकी तमाम इविल स्पिरिट्स नहीं बने। अब ये लोग वापस चले जाते हैं जहाँ पे रात को वो शख्स जिसने इन मुर्दों के पैरों में कील ठोकी थी उसे बुखार हो जाता है, बेहद तेज बुखार, और उसका दिमाग चकराने लगता है। पागलपन की हालत में वो अपने ही साथियों पर हमला कर देता है और मजबूरन इन्हें उसे मारना पड़ता है। अब इन लोगों को पूरा यकीन हो चुका है कि इविल स्पिरिट्स इनके पीछे हैं और एक एक करके वो इन सबको अपना शिकार बना रही हैं। इसलिए ये लोग प्रे करने लगते हैं और कम्युनिटी के सेंटर में एक बड़ा सा स्लीव क्रॉस लगा देते हैं। और नेक्स्ट डे ये लोग जब फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर डैनियल जो कि कोहरे में फंस जाता है धुंध में, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी वो चट्टान से नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। जब उसे वापस इस कम्युनिटी में लाया जाता है तो रीवा उसे बैंडेज करती है। उसे डैनियल बेहद पसंद है, इसीलिए रीवा उसके पास बैठ के रोने लगती है और उसके लिए पीने का पानी लेने के लिए बाहर निकलती है। लेकिन पीछे से डैनियल को होश आ जाती है और वो भी पागलों की तरह बिहेव करता है और अपने ही एक साथी पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद रीवा जब वहाँ पर आती है तो वो रीवा पर भी हमला कर देता है, लेकिन इस बार वो खुद ही को मार देता है अपनी गर्दन काट के। अब तक इस कम्युनिटी के 2 लोग इविल स्पिरिट्स की वजह से मारे जा चुके हैं, इसलिए बाकी बचे सभी लोग ये फैसला करते हैं कि उन इविल स्पिरिट से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि उनके कॉफिन्स को कब्रों में से निकाल कर उन्हें आग लगा दी जाए। जलने के बाद उनकी स्पिरिट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब ये लोग उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर क्रियो को दफनाया गया था, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले यहाँ पर बहुत तेज धुंध आ जाती है और ये लोग एक दूसरे को भी देख नहीं पाते और उस कोहरे में वहाँ से इधर उधर भटक जाते हैं और किसी न किसी वजह से सभी लोग जो रीवा के पीछे थे वो मारे जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी मदर भी। और फादर तो खुद ही माउंटेन से नीचे जंप कर देते हैं। रीवा अपने मदर और फादर को देख के बेहद रोती है और उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी में वापस आ जाती है, जिसके अब तक 4 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें रीवा के मदर और फादर और डैनियल जिसे रीवा पसंद करती थी, वो तीनों भी अब तक मर चुके हैं। उन सब की लाशों को एक जगह पर रख के रीवा और उसके साथ बचने वाले उसके 2 साथी जब अपने अपने रूम्स में जाते हैं तो यहाँ पर रीवा को अपने रूम की छत से किसी के नीचे उतरने की आहट सुनाई देती है। जब वो शख्स नीचे आता है तो उसे एक स्पिरिट जैसा लगता है और वो रीवा पर हमला कर देता है। रीवा किसी तरह से खुद को बचाती है और उस पर फायर कर देती है। उसके बाद जैसे कि उसे उसके फादर ने बताया था, वो उस स्पिरिट को खत्म करने के लिए उसे आग लगा देती है और बाहर जाके सबको बताती है कि उसने उस स्पिरिट को जो कि उसे हंट कर रही थी या उन सभी लोगों को जिस स्पिरिट ने हंट किया था और मार दिया था, रीवा ने उस स्पिरिट को मार दिया है और जला दिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। असल में बात ये होती है इस बात की गिल्टी में कि रीवा के फैसले की वजह से और दूसरे कम्युनिटी के लोगों की वजह से इतने ज्यादा क्रू मेंबर मारे गए। इन लोगों को इस ठंडे इलाके में जो कि दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है वहाँ पर हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से कि अपने आप को बेहद ज्यादा गुनहगार मानते थे उन लोगों की, उन क्रू की मौत का। और उस गिल्ट में ये लोग ऐसी हरकतें करते थे जिससे लगता था कि शायद कोई हंटिंग स्पिरिट इनके पीछे है, जबकि असल वजह ये नहीं थी। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब रीवा उस स्पिरिट को जलाकर बाहर निकलती है तो फिर उसे सारी बात याद आने लगती है कि वो शख्स जो कि छत से उतरा था वो एक इंसान ही था, कोई इविल स्पिरिट नहीं थी। उसने रीवा को बताया था कि जब उन्होंने उसे कॉफिन में बंद कर दिया वो तब भी जिंदा था, इसलिए वो कॉफिन से बाहर निकला। और क्योंकि उन्होंने ही उसके बाकी साथियों को मारा था इसलिए वो उनके सामने नहीं आया, बल्कि वो छुप के उनका खाना चुरा के और चीजें चुरा के वहाँ से चला जाता था। और उसने रीवा से, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने रीवा से फायर ना करने की बहुत रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन रीवा जो कि पूरी तरह से इस वक्त
वक्त वहम में है वो उस पे फायर करती है, और ना सिर्फ वो फायर करती है बल्कि उसके बाद वो उसे आग लगा देती है, जबकि वो ऐसा ना करने के लिए उस वक्त भी उसे रिक्वेस्ट करता रहता है। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।